जिनका नेटवर्क नहीं आ रहा है ना बच्चों, वो जगह चेंज करके बैठेंगे तो नेटवर्क अच्छे से आएगा। मोहम्मद साद। अबू साद, वेरी गुड। सबको आवाज अच्छे से आ रही है तो ऐसे करो। ठीक हो जाएगा तो हाँ सर। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उर्दू, और आज हमें साइंस और उर्दू पढ़ना है। हाँ सर। ठीक है, उर्दू और साइंस पढ़ेंगे हम लोग। और उर्दू में हमने आज हमारा ब्रिज कोर्स का आखिरी दिन है, यानी कि 44वां दिन है हमारा ब्रिज कोर्स का। आज 44वां दिन है और उसके बाद कल आपको एक पेपर मिलेगा। आपको वो पेपर हल करके अपने क्लास टीचर को देना है, यानी मुझे देना है। ठीक है, तो आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज का जो आखिरी हमारा, हेलो, वाले सलाम, क्लास शुरू हो गई बेटे शाबान। हाँ हाँ फरहान, वेरी गुड, वेलकम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा उर्दू का ब्रिज कोर्स, जिसमें हम देख रहे थे। एक मिनट, पीडीएफ मैं आपको निकालता हूँ, पीडीएफ ओपन करता हूँ। जो हमारी आज की पीडीएफ है ये, ठीक, चलिए। चलिए, नजर आ रही है आपको? स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना अच्छे से? ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 44वां दिन ब्रिज कोर्स का, हमारा 44वां दिन है। 44वें दिन में हमें कौन सी एक्टिविटी करना है हम देखते हैं। पहले पहले तो हम महारत देखेंगे, बोलना, पढ़ना और लिखना और फहम, है ना। ये सब आसान सरगर्मियां थी बच्चों। ये आज की हमारी आखिरी सरगर्मी है उर्दू की। ब्रिज कोर्स का भी आज का आखिरी दिन रहेगा और कल पेपर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर को किस तरह हल करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो आओ बच्चों मालूम करते हैं कि उस्ताद वालिदैन के जरिए घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाली चीजों के नाम बताना। हमें क्या करना है कि हमारे घर में जो भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हमारे घर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे लिविंग रूम होता है, यानी जिसे का हॉल कहते हैं, लिविंग रूम होता है हॉल। किचन होता है किचन, यानी कि बावर्ची खाना। और बेडरूम होता है, यानी जिसमें हम सोते हैं, बेडरूम, बेडरूम। ठीक है, तो ये हमारे, और बाथरूम होता है, बाथरूम। तो ये हमारे घर के क्या है, मुख्तलिफ हिस्से हैं। हमारे घर के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं? हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम, ये सब हमारे घर के क्या है, हिस्से हैं। अब उन हिस्सों में हमें कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं वो हमें लिखना है। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, जैसे बावर्ची खाने में कौन कौन सी चीजें हमें नजर आती हैं। बावर्ची खाने में सबसे पहले हमें गैस स्टोव नजर आता है, सेगड़ी नजर आती है, गैस नजर आता है, चूल्हा नजर आता है, प्लेट नजर आती है ना, बड़ी शीन नजर आती है, कटोरा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? बावर्ची खाने में होती हैं। फ्रिज होता है बावर्ची खाने में रखा हुआ, है ना। उसके बाद मिक्सर होता है ना, ग्राइंडर होता है। अब नए नए घरों में वो क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है ना। किचन
किचन टेबल होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें कहाँ पर होती हैं, हमारे किचन में होती हैं। तो ये हो गई किचन की चीजें, है ना, जो हमारे बावर्ची खाना, किचन, किचन बावर्ची खाने को कहते हैं किचन। अब आपको, मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आपने अपने आपको जवाब देना है कि आओ अहलियत पैदा करें, घर के दर्ज झैल हिस्से में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आपको बोलना है ना। घर के दर्ज झैल हिस्से में कौन कौन सी चीजें होती है वो आपको बताना है। पहला है बेडरूम। अब बेडरूम में कौन 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 सी चीजें होती है, बताएं, अनम्यूट करें और बताएं। पहले शुरू तो होता है बेड, है ना, बेड होता है ना, गद्दा होता है ना। आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। और क्या होता है, बोलो। हमारे घर सर बेडरूम, हाँ बताओ आप, बोलो। हमारे घर के बेडरूम में क्या क्या चीजें होती है ना। किसी किसी के घर में ये अलमारी, अलमीरा होती है, अलमारी, कपड़े रखने, अलमारी भी होती है। और क्या होता है, और टेबल टेबल होता है पढ़ाई के लिए, कि कोई कोई टेबल भी रखता है। किचन किचन में नहीं, बेडरूम में बोल रहा हूँ मैं, बेडरूम में, सोने वाले कमरे में, है ना। हाँ स्टडी फिर टेबल, पलंग होता है, हाँ कबाट होता है, हाँ वेरी गुड, पलंग, फिर टेबल रहता है, पलंग ओके। टेबल रहता है, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, कोई कोई डाइनिंग टेबल भी रखते हैं, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये हमारी बेडरूम की चीजें होती हैं। अब गुस्ल खाने में कौन सी चीजें होती है ना, यानी कि जिसमें हम नहाते हैं, बाथरूम में कौन कौन सी चीजें होती है। साबुन होता है, और नहाने का शैम्पू होता है, और साबुन, नल होता है, साबुन, नल, बाल्टी, मग, बाल्टी, बाल्टी, मग, जग, और शैम्पू, मग होता है, और शैम्पू की बोतल होती है ना, शैम्पू होता है। और क्या होता है, बाल्टी, सर बाल्टी, बाल्टी लिखे ना बेटा यहाँ पे, ये बाल्टी, बाल्टी लिख दी है हमने। हाँ, और टाइल, टाइल लगी होती है ना, टाइल्स भी लगी होती है, टाइल लगी होती है ना। तो ये सब क्या है, हमारे हमारे गुस्ल खाने में ये चीजें होती है। अब उसी तरह देखो, अब यहाँ पर आपने जो सोने वाले कमरे में, सोने के कमरे में कौन कौन सी चीजें होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद नीचे नीचे वाले हिस्से में आपको लिखना है, अगर घर के आंगन में, आंगन यहाँ तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन जब हम गांव होता है, गांव, हाँ गांव के घरों में है ना आंगन होता है, गांव के घरों में क्या होता है, आंगन होता है। हाँ, तो आंगन में कौन कौन सी चीजें रखते हैं हम लोग, आंगन में क्या क्या हो सकता है, आंगन में, आंगन में पेड़ होता है सर, और हाँ घास भी होती है, आंगन में घास होती है, और पेड़ पेड़, हो सकते हैं, शाबाश, और पौधा। पौधे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम साइना। और क्या हो सकता है, घर के आंगन में दरख्त होते हैं, है ना। फिर हम लोग साइकिल रखते हैं, साइकिल जो हम चलाते नहीं है। और क्या हो सकता है, ठीक है, याद करो, जिसके जिसके घर में आंगन है गांव के घर में, तो वो बताएंगे कि हम अपने आंगन में कौन कौन सी चीजें रखते हैं। हाँ? बताओ।
पौधे, फल, कद्दू को सदर भाई का करिए ना ले दो तीन गो शायद हॉल रोज नहीं दूध गाय बोल रहे हैं भैया तेरा बराती किस जाए ठीक है, चलिए, तो ये हमने उर्दू में देखे कि कौन कौन सी चीजें हमारे बावर्ची खाने में होती हैं, हमारे लिविंग एरिया में होती है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे आंगन में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब ये तो हो गया उर्दू का। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा यहाँ पर कि आप अपने उस्ताद और वालिदैन की मदद से घर में मौजूद वसाइल की फहरिस्त तैयार कीजिए, है ना। घर में जो भी चीजें आपको नजर आती हैं, घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो भी चीजें हमें नजर आएगी उसके बारे में आपको लिखना है, उनकी फहरिस्त बनाना है, लिस्ट बनाना है। घर में हमारे कोई भी चीज हो, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे ड्राइंग रूम में हो, चाहे किचन में हो, जहां पर भी आपको जो चीज नजर आती है आपको उसके बारे में लिखना है। डेढ़ ले लो ना सदर भाई। हाँ, चलिए, अब हम बच्चों साइंस का पढ़ते हैं। साइंस का भी बहुत ही अच्छा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों के अमल तनफ्फुस किसे कहते हैं, अमल तनफ्फुस। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम साइंस का देखेंगे बच्चों। साइंस में हमें अमल तनफ्फुस देखना है। अमल तनफ्फुस खाका नंबर 19 में हमें क्या देखना है कि अमल तनफ्फुस क्या होता है, अमल तनफ्फुस किसे कहते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें देखो, इस सबक को बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो हमें कौन सी मालूमात हासिल होगी, इस सबक को पढ़ने के बाद हमें कौन सी मालूमात हासिल होगी, है ना। जब हम इस सबक को पढ़ेंगे तो हमें अपने जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ निज़ाम है, जैसे हमारा तनफ्फुसी निज़ाम है, हमारा निज़ाम इंहिज़ाम है, जो हम खाना खाते हैं वो खाना कहाँ कहाँ से हमारे जिस्म से गुजरता है, वो भी हम इस सबक में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे तनफ्फुसी निज़ाम, हमारा तनफ्फुसी निज़ाम किस तरह का होता है ना। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर जो दी हुई शक्ल में तनफ्फुसी आज़ा बताए गए हैं। तनफ्फुसी आज़ा देखो, पहला उज़ू है नाक, दूसरा है सांस की नाली, तीसरा है फेफड़े, और चौथा है हिजाब हाजिज। हिजाब हाजिज ये हमारे जिस्म के तनफ्फुसी निज़ाम के हिस्से हैं, तनफ्फुसी आज़ा हैं। जब हम सांस लेते हैं बच्चों, सांस लेने पर जो हमारे नाक से अंदर जाने वाली हवा, जब हम सांस लेते हैं तो नाक से अंदर जाने वाली हवा पहले कहाँ जाती है, सांस की नली में दाखिल होती है। सांस की नली में दाखिल होती है, फिर सांस की नली से वो दो शाखों में तकसीम हो जाती है। अब ये जो सांस की नली है बच्चों, आगे जाके यहाँ पर दो शाखों में तकसीम हो जाती है, यहाँ और यहाँ, एक बाईं तरफ जाती है और एक दाईं तरफ जाती है। और इनके जरिए हवा कहाँ पर पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है। देखो यहाँ पर ये फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में इन दो शाखों में कई शाखें निकलती है, और जब ये फेफड़ों में पहुंच जाती है तो इसके अंदर छोटी छोटी और बहुत सारी शाखें इसके अंदर से निकल जाती हैं, है ना। तो हर शाख के सिरे पर थैलियां होती हैं, इन थैलियों का हवा की थैलियां कहते हैं। अब ये इनके जो किनारे पे जो शाखें होती है ना,
तो उनमें क्या होती है, थैलियां होती है, जिसको क्या कहते हैं, हवा की थैलियां कहते हैं। अब देखो, सदरी और शिकमी जोफ जोफ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा उज़ू होता है, इसे हिजाब हाजिस या डायफ्राम कहते हैं। देखो यहाँ पर नीचे, अब ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं डायफ्राम। यहाँ पर जो रेड कलर में दिख रहा है ना, उसे कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। आपको मैं दूसरी शक्ल में दिखाता हूँ। इसको बंद करते हैं हम, और मैं तुमको दूसरी शक्ल दिखाता हूँ जो क्लियर है, उसमें आपको क्लियर नजर आएगा। चलो हम वीडियो भी देखते हैं, वीडियो में और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। देखिए, ये वीडियो इंग्लिश में है, इसका मैं आपको उर्दू में आपको बताता हूँ कि उर्दू में कौन से हिस्सों को क्या कहेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन से भरी वायु को शरीर के अंदर लेने की जब बच्चों ऑक्सीजन हवा में क्या होता है, अमल तनफुस का मतलब होता है बच्चों, अमल तनफुस का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करना, जिसे क्या कहते हैं, अमल तनफुस कहते हैं। और अमल तनफुस के अमल में जो भी आज़ा इस्तेमाल होते हैं उन्हें तनफुसी आज़ा कहते हैं। तनफुसी आज़ा जो हम देखने वाले हैं, तो पहला उजू तो हो गया ये नाक, हमारी नाक है ना। नाक से ऑक्सीजन हम जिस्म के अंदर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर सांस की नाली से वो गुजरती है। कहाँ पर से गुजरती है, सांस की नाली से गुजरती है। अब आगे देखेंगे बच्चों। क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं। बगैर सांस लिए हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब ये हमारे नॉस्ट्रल्स में से नेजल कैविटी में चले जाती है। नेजल कैविटी से वायु वेंट पाइप या श्वास नाली में जाती है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर वायु दो छोटी ट्यूब्स में चले जाती है। यहाँ पर देखो, जो ये इसे क्या कहते हैं, सांस की नली कहते हैं इसे, हाँ? सांस की नली, सांस की नली, कौन सी नली, सांस की नली है ये सांस की नली है, सांस की नली है ना। हवा नाक से होते हुए सांस की नली में नीचे आ रही है। ऑक्सीजन जो हम जिस्म में दाखिल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। अब ये सांस की नली नीचे आकर दो शाखों में बढ़ जाती है। इंग्लिश में उसे विंड पाइप भी कहते हैं, यानी हवा की नाली भी कहते हैं। विंड पाइप यानी हवा की नाली भी हम उसे कहते हैं। सांस की नली को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े चेस्ट कैविटी में होते हैं। ये कैविटी रिब्स या पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी मांसल चादर की तरह संरचना जो डायफ्राम कहलाती है, वह चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन में डायफ्राम और रिब केज या पंजर की गति भी शामिल होती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में वायु नॉस्ट्रिल्स से प्रवेश करती है। फिर ये वायु एक पाइप से गुजरती है जो विंड पाइप कहलाता है। वायु पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है जो ब्रोंकाई कहलाते हैं, और आखिर में वायु लंग्स में पहुंचती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, लंग्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी कि वायु जिस रास्ते से हमारे शरीर हाँ, अब देखो बच्चों, ये क्या हो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हवा कहाँ पे जाएगी, नाक से होते हुए सांस की नली में आएगी, जिसे हम इंग्लिश में विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप आगे जाके जब नीचे आता है तो यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है।
और ये जो दो नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये क्या है? हमारे फेफड़े हैं, है ना। फेफड़े में जब हवा फेफड़े में गुजरेगी तो फेफड़े में ये जो सांस की नली गुजरती है तो उसके छोटे छोटे और नलियां बन जाती है। इस तरह से हमारे फेफड़ों के अंदर इसकी छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं, और इन नलियों के सिरों पर क्या होती है? थैलियां होती है, जिनको हवा की थैलियां कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? हवा की थैलियां कहते हैं, हवा की थैलियां कहते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों वीडियो। में प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, यानी कि लंग्स से ब्रोंकाई में, फिर विंड पाइप में, फिर नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर से बाहर। एक बार फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन से भरी वायु शरीर में लेने को इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स ऊपर की ओर, बाहर की ओर बढ़ती है। अब देखो, एक मिनट, बाहर की ओर बढ़ती है। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा, ये जो चांद जैसा हिस्सा दिख रहा है ना, ये कहां पर है? हमारे पेट के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के दरमियान में है। जिसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या काम करता है बच्चों? ये बहुत ही अहम होता है। हम जो सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने के अमल में ये डायफ्राम बहुत ही अहम काम अंजाम देता है। जैसे ये डायफ्राम जब नीचे जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है बच्चों। फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये हरकत करता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जब ये नीचे होता है तो हमारे जिस्म में हम सांस ले सकते हैं, और जब हम सांस को हमारे जिस्म से खारिज करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा बच्चों कि किसी के अगर पेट में अगर हमने जोर से किसी चीज से अगर मार दे तो कोई जख्म वगैरह होता नहीं, लेकिन फिर भी इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसका ये डायफ्राम जो होता है ना, वो डायफ्राम टूट जाता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो हमेशा इस डायफ्राम का हिस्सा, जो डायफ्राम जो है हमारा, सांस को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल करने में क्या करता है? बहुत मदद करता है। अगर ये टूट जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। आपने कभी एक्सीडेंट सुना होगा कि इंसान के जिस्म पर कोई खरोच भी नजर नहीं आती है, सिर्फ पेट में उसके मार लग जाने से क्या हो जाता है? उसका डायफ्राम टूट जाता है और वो सांस ले नहीं पाता है, इसीलिए उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये वाला हिस्सा बहुत ही अहम है, और ये पूरा हिस्सा जो पूरे फेफड़े हैं ना, इस डायफ्राम पर टिके हुए होते हैं। एक मिनट, जो फेफड़े होते हैं बच्चों हमारे, ये कहां पर टिके हुए हैं? डायफ्राम पर टिके हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, वीडियो को आगे समझते हैं। चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और वायु लंग्स में जाकर लंग्स को फुला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में रिब्स नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है। इधर देखो, अब ये डायफ्राम क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। ये डायफ्राम ऊपर उठा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे जिस्म से बाहर हम खारिज करते हैं। जब ये नीचे होगा तब क्या होगा? हम ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल करेंगे, और इसी अमल को हम अमले तनफ्फुस कहेंगे। और जो जितने आज़ा इस काम को अंजाम देने में मददगार होते हैं, उन्हें तनफ्फुसी आज़ा कहते हैं, जो कि हमारे आज का टॉपिक था साइंस का। ठीक है। चेस्ट कैविटी घट जाती है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो समझ में आ गया बच्चों आपको? ये वीडियो देखकर आपको समझ में आया क्या? जवाब देंगे आप लोग? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ओके। तो मुझे बताओ कि हवा सबसे पहले किस नली में दाखिल होती है?
देखो जो भी हमने वीडियो में देखे ना बच्चों, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जो भी हाँ जो वीडियो में हमें समझाया गया था वो हम इस हमको यहाँ पर है। अनम्यूट कर लो, जिसका माइक चालू है वो अनम्यूट करो, मैं समझा रहा हूँ। देखो आपको वीडियो में बताया गया, सर मेरी आप लोग का चालू है बेटा वीडियो। हाँ अब देखो मैंने आपको बताया फिर से किस, हाँ तो नाक, सांस की नली, फेफड़े और हिजाब हाजिस यानी डायफ्राम, ये क्या है? इन तमाम हिस्सों को तनफ्फुसी आज़ा कहते हैं। कौन से आज़ा कहते हैं? तनफ्फुसी आज़ा। हाँ वेरी गुड, तनफ्फुसी आज़ा कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन हमारी नाक से होते हुए सांस की नली में जाएगी। सांस की नली आगे नीचे जब गुजरेगी तो यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, है ना। और अंदर जब फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़ों से उसकी और बहुत सारी शाखें होगी, और इन शाखों के आखिर में क्या होगी? सांस की थैली लगी होगी। और ये तमाम ये चारों हिस्से ये हमारे फेफड़े किस पर टिके हुए होंगे? डायफ्राम पर टिके हुए होते हैं, डायफ्राम पे टिके हुए होते हैं। हाँ तो जो डायफ्राम है हिजाब हाजिज है, तो इसकी हरकत कैसी होती है बच्चों? हिजाब हाजिज नीचे की जानिब सरकता है, तब हम सांस के जरिए हवा को नाक के रास्ते से सांस की नली और इसकी शाखों से आगे होते हुए उन थैलियों के अंदर तक ले जाते हैं। और जैसे ही हिजाब हाजिज ऊपर उठेगा, ऊपर की जानिब सरकेगा, तो हम सांस को क्या करेंगे? सांस को छोड़ेंगे, यानी हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे। अब गिजाई नाली के बारे में हमें पढ़ना है। ये तो हो गया था, ये हमने क्या देखे कि तनफ्फुसी आज़ाद। अब हम गिजाई नाली किसे कहते हैं देखेंगे, जो हम के मुख्तलिफ हिस्से। एक मिनट आप पढ़ो मत, अभी आप मत पढ़ो बेटा, रुको हमको समझाने दो, बाद में जब मैं बोलूंगा तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ गिजाई नाली और आज़ाए इन्हेजाम। देखो बच्चों हम जो गिजा खाते हैं, हम जो गिजा खाते हैं तो उस गिजा से हमें क्या होती है? तवानाई हासिल होती है। अब वो तवानाई किसकी शक्ल में होती है ना? काम करने के लिए इंसान को तवानाई की जरूरत होती है, चाहे वो कौन सा भी काम हो। चाहे चलना भी क्या है? एक काम है। चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होते हैं? काम ही है बच्चों। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम क्या करते हैं? काम करते हैं। और हमारे जिस्म को काम करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। तवानाई इंसान को कहाँ से हासिल होती है? कि हम जो गिजा खाते हैं इस गिजा का हाजमा हो जाता है और वो हमारे जिस्म में होता है। लेकिन गिजा कहाँ से? गिजा से खून में शामिल होने वाले मादे तैयार होते हैं। ये फेल हमारे जिस्म में पाए जाने वाले बेहद लचकदार और लंबी नाली के मुख्तलिफ हिस्सों के जरिए अंजाम पाता है। इस नाली को गिजाई नाली कहते हैं, है ना। इस नाली का अगला सिरा हमारा मुंह होता है और आखिरी सिरा मिखद होता है। मुंह से मिखद तक एक ही नाली होने के बावजूद इसकी साख तमाम हिस्सों में एक जैसी नहीं होती है। गिजाई नाली के मुख्तलिफ हिस्सों की साख और अफ़ाल मुख्तलिफ होते हैं। गिजाई नाली के हिस्सों के इन तमाम हिस्सों को आज़ाए इन्हेजाम कहते हैं। इन्हेजाम का मतलब होता है बच्चों, आज़ाए इन्हेजाम का मतलब होता है जो हमारी गिजा को हजम करने में मदद करते हैं। जब गिजा हजम होती है तो गिजा से क्या होती है? तवानाई खारिज होती है और उस तवानाई को हम रोजमर्रा के काम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक वीडियो है, वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से गिजा किस रास्ते से गुजरेगी और उस रास्ते का नाम क्या है। जो इस पैराग्राफ में दिया गया है ना, वो हम एक वीडियो के जरिए समझेंगे। वीडियो इंग्लिश में रहेगा, मैं आपको समझाता चलूंगा, है ना। मैं आपको साथ ही साथ समझाता जाऊंगा। Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with
नजर आ एक मिनट, नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? एक मिनट, अभी आ रहा है नजर? नजर आ रहा है तो ऐसे थंब बताओ। नजर आ रहा है तो ऐसे करो। ओके, देखो अब ध्यान से सुनो बच्चों। canal or the digestive tract. Food is defecated for digestion. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for हम अपने मुंह digestion. के जरिए ग़िज़ा को The जिस्म के undigested अंदर food दाखिल is कर रहे हैं बच्चों। defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum and anus. तो बच्चों आपने वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताता हूं मैं कि ग़िज़ा कैसे अपने जिस्म में, पहले हम ग़िज़ा कहाँ से लेते हैं? मुंह से हम ग़िज़ा को हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं। ग़िज़ा मुंह से होते हुए हमारे मुंह में क्या होता है? ग़िज़ा को हम चबाते हैं, है ना? तो हमारे मुंह से भी क्या होता है? लुआब निकलता है जो कि ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। जब ग़िज़ा को हम चबाते हैं तो ग़िज़ा का गोल निवाला बनता है, मतलब गोला, नरम गोला बन जाता है, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से निगल सकते हैं। अब जब हम ग़िज़ा निगल रहे हैं तो ग़िज़ा की नाली ऊपर से लेके नीचे तक पूरे जिस्म में से एक ही है, लेकिन वो उसकी शक्ल अलग अलग है ना? तो उसके 3-4 हिस्से हैं उसके, वो हिस्से कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मुंह से ग़िज़ा को जिस्म में दाखिल करेंगे, ग़िज़ा नीचे आएगी, फिर उसके बाद ग़िज़ाई नाली से होती हुई हमारे जिस्म में दाखिल होगी। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले वो नीचे, यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर वो मैदे में दाखिल होगी। इसे कहते हैं मैदा या स्टमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैदा और स्टमक कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर ये दिख रही है चारों तरफ से चौकोन, तो इसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। और जो अंदर ये सांप जैसी जो ऐसी दिख रही है ना, इसे कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत यानी उसकी साइज छोटी होती है, उसका डायग्राम जो होता है वो छोटा होता है, इसीलिए उसे छोटी आंत कहते हैं। अब एक बालिग इंसान की जिस्म के अंदर जो बालिग इंसान होता है, ये छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 से 7.5 मीटर। 7 मीटर समझ लो, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। और बड़ी आंत की जो चारों तरफ से है, ये बड़ी वाली आंत, उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। एक बालिग इंसान में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, किसी किसी की 2 मीटर भी होती है ना? तो 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है बड़ी आंत। तो ग़िज़ा यहाँ पर हजम हो जाएगी कुछ, तो ये हजम होते होते हुए पहले छोटी आंत में जाएगी, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगी तमाम हिस्सा, और जो हिस्सा बच जाता है उसको इखराज वो हमारे जिस्म से क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है ना? अब वीडियो को आगे देखो बच्चों। Small intestine, rectum and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver and pancreas also aid digestion. Mouth.
अब देखो This غذا, ये process of غذا taking खा food रहा है, is called غذا ingestion. को चबाया जा रहा है. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. غذا کو What अच्छी तरह happens during डाइजेस्ट होने chewing? के लिए, हजम होने के लिए अच्छी तरह से The उसे large चबाना pieces जरूरी of होता है. food we eat are mechanically broken down into small pieces. Helps us in doing so. ये غذا चबाते हुए वो Action of हमारे saliva on food. जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into the different into the esophagus. अब ये The यहाँ से غذा peristaltic नीचे movements होते of हुए the esophagus helps मैदे the के अंदर food आ to रही है. move down the tract till it reaches the stomach. अब मैदे से भी क्या होता है कि कुछ इंतजामी मादे Stomach. खारिज होते हैं मैदे में. Stomach is a bag-like structure with ये thick हमारा wall. मैदा है. It is in the ये shape मैदा है of बच्चों. a flattened U इसमें क्या and होता is the है, widest غذा part को in the alimentary canal. غذا को हजम करने के लिए क्या होता The है, food that enters the इंतजामी stomach मादे is खारिज churned होते हैं and और हमारी mixes with غذा the mucus, आसानी से क्या होती है, hydrochloric acid and digestive डाइजेस्ट होती juices है. secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the media break down 5 meters long. अब उसके बाद ये As soon as the small intestine receives food from the stomach, the स्टमक से क्या digestive कहाँ पे juices जा from रही है, liver मैदे से and वो छोटी आंत में pancreas are जाएगी, mixed into it. छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में Liver. غذا जाएगी. Liver is its pancreas is a lean and fat ये हमें नहीं completely लिखना. acids, फिर उसके vessels बाद غذा close to the surface, हजम होकर like proteins. क्या The होती cells है?